लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। अब ये जो प्रोपोर्शन वर्ड है ये हमारे 3 लॉ में है ना। पहला हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। दूसरा हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जिसको डाल्टन ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया कि एक कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो फिक्स होते हैं और उनके मास का रेशियो भी फिक्स होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए, नेचुरल सोर्स से या फिर सिंथेटिकली उसको प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, दूसरा जो हमारा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें ये बताया गया कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा टाइप के अगर कंपाउंड बना रहे हैं तो उस केस में एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, वो डिफरेंट मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है ना। The ratio of different masses of one element which combine with the fixed mass of another element are in simple ratio of small whole number। यही हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, अब ये जो हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें हम लोग 3 एलिमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, जिससे 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एक कंपाउंड के बारे में होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 एलिमेंट होंगे लेकिन 2 एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे होंगे। ठीक है, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर कम से कम 3 एलिमेंट होंगे और वो 3 कंपाउंड बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस में सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लॉ से रिलेटेड है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके स्टेटमेंट, when 2 elements A and B separately combine with the third element C, then the masses of A and B which combine with the fixed mass of C are in simple ratio, या लिख सकते हैं बियर सिंपल रेशियो। ठीक है, मतलब जब 2 एलिमेंट A और B अलग अलग तीसरे एलिमेंट C से कंबाइन करते हैं तो A और B का डिफरेंट मास, यानी A का अलग मास होगा, B का अलग मास होगा, जो कि C के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा हो, वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं। यानी A का मास B C के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, B का मास C के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, तो A और B के मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है ना। अच्छा, आगे एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ इफ A एंड B रिएक्ट टुगेदर, अगर A और B आपस में रिएक्ट करें, देन दे विल कंबाइन इन द सेम रेशियो और मल्टीपल ऑफ द एबव रेशियो।
कि अगर हम बात करें कि ए और बी आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं तो ये उसी रेशियो में या तो कंबाइन करेंगे या फिर उसी के कुछ मल्टीपल्स में आपस में ये कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सप्लेनेशन इसके लिए देंगे। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज़ को और क्लियरिफाई करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए मैं 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हो। तो हम 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे 3 एलिमेंट हैं। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मीथेन। इट इज ए गैस, CH4 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड जो बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है, वाटर। इसका फॉर्मूला है H2O। और कार्बन और ऑक्सीजन भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये कंबाइन करते हैं तो एक बहुत वेल नोन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेनेशन के लिए 3 एलिमेंट चूज कर लिया और उनसे बनने वाले कंपाउंड को भी यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब इस लॉ को समझने के लिए एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है CH4। ठीक है, CH4 हमारा कंपाउंड बनता है। तो चलो हम लोग CH4 को देखें। इन CH4 देखिए, यहाँ इससे पहले कई बार मैंने ये मास कैलकुलेट करके दिखा दिया है आपको, तो आपको ये क्लियर होगा। कार्बन का मास 12 ग्राम और हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो गया, 12:4, दैट इज 3:1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये किस रेशियो में कंबाइन करें, 3:1। देखिए 3 किसकी तरफ है, कार्बन की तरफ है, 1 किसकी तरफ है, हाइड्रोजन की तरफ है। मतलब मास का 3 पार्ट कार्बन होगा और 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा जो कंपाउंड बनेगा उसमें, यानी CH4 में। ठीक है, जो कंपाउंड है उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, कौन सा कंपाउंड है, CH4 है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा देखिए, ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और बनाता है वाटर। तो इन वाटर में क्या होता है, वाटर में आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन 16 ग्राम है और हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। तो मैं ये लिखूंगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो गया, 16:2, दैट इज 8:1। तो मैं यहाँ देखिए एक बार फिर से मैं रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 1 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, 8 किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1:8। ठीक है, अब आप देख लीजिए 1 किसकी तरफ है, हाइड्रोजन की तरफ है, 8 किसकी तरफ है, ऑक्सीजन, और कंपाउंड जो बन रहा है उसको मैं लिख दूं वाटर। ठीक है, अब मैं आता हूं स्टेटमेंट पर, क्या लिखा गया है, व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B। तो A मतलब हमारा हो गया कार्बन और B मतलब हो गया ऑक्सीजन, सेपरेटली कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट C। थर्ड एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, देन द मासेस ऑफ A एंड B विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ C। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास हैं जो कि हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं, वो एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं। यानी यहां पर देखिए
3 part of carbon combines with 1 part of hydrogen. Here we have 8 part of oxygen combines with 1 part of hydrogen. So 1 is fixed. Here also hydrogen has 1 part, here also hydrogen has 1 part. So this is fixed mass. And carbon and oxygen combine separately with hydrogen with the fixed mass of hydrogen, that is 1 part of the mass. So this will bear a simple ratio, that is 3:8. ठीक है, पहला चीज कि the masses of A and B which combine with the fixed mass of C are in simple ratio. तो आप देख सकते हैं यहां पर it is clear that carbon is to oxygen bear a simple ratio, that is 3:8. ठीक है ना, कि masses of carbon and oxygen which combine with the fixed mass of hydrogen are in simple ratio. यहां पर 12 ग्राम कंबाइन कर रहा है 4 ग्राम से, इसको हमने चेंज किया, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो गए, 4 3 या 12 हो जाएगा, तो 3:1 हो गया, यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. और यहाँ पर क्या है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए फिक्स्ड हो गया, जबकि कार्बन 3 ग्राम कंबाइन कर रहा है इसके साथ, ऑक्सीजन 8 ग्राम कंबाइन कर रहा है. तो ये जो डिफरेंट मास हैं डिफरेंट एलिमेंट के, इनका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा. पहला चीज जो इस स्टेटमेंट में बताया गया है. अब आगे लिखा गया है कि इफ ए एंड बी, मतलब अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करें तो ये इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे या फिर इसके मल्टीपल में कंबाइन करेंगे. तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है. मैं यहीं लिख दे रहा हूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कंबाइन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इन CO2 में देखिए क्या हो रहा है, कार्बन कितना है आपका 12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है 2 × 16, दैट इज 32 ग्राम. तो आप देखिए लिख सकते हैं आप कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन. ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यानी मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर CO2. तो ये कितना हो गया 12/32, यानी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32. तो ये रेशियो क्या आया 3:8 आया, यानी ये वही रेशियो है जो कि इनके डिफरेंट मास का रेशियो लिया गया था जब वो हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे थे. तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है. नाउ इफ ए एंड बी, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर, देन 2 बार मैंने लिख दिया दे, एक्चुअली इट इज देन. ओके, देन दे विल कंबाइन इन द सेम रेशियो और मल्टीपल ऑफ द अबव रेशियो. हियर वी हैव seen that carbon and oxygen are combining in the same ratio, that is 3:8. ठीक है, तो यही हमारा जो स्टेटमेंट है इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है, सिंपल सा है. when two elements A and B separately combine with the third element, then the masses of A and B which react with the fixed mass of third element C bear simple ratio. Now if A and B react together, then they combine in the same ratio or in multiple of the above ratio. ठीक है, this is the statement which is provided in the law of reciprocal proportion. ठीक है, this is all about law of reciprocal proportion. ठीक है, okay. Gay-Lussac's law of gaseous volume. चलिए इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं पहले. ये गैस के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए ये लॉ दिया गया है. ठीक है ना,
कि गैस जब आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, या किसी रिएक्शन में गैस जब फॉर्म होता है तो वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है, व्हेन गैसेस आर फॉर्म्ड और combine together, then they do so in a simple whole number ratio by their volumes provided all the gases are at the same temperature and pressure, ठीक है। मतलब जब किसी रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन होता है या गैस आपस में कंबाइन करते हैं किसी रिएक्शन में, तो वो हमेशा अपने वॉल्यूम के रेशियो में ही यह चीज़ करते हैं, ठीक है ना। मीन्स वेन एवर दे रिएक्ट टुगेदर, इट मीन्स टू गैस और टू और मोर देन टू गैसेस, when they combine together or when a gas is formed in a chemical reaction, then this process takes place according to the ratio of volume in their balanced chemical equation. Okay? तो explanation क्या है, चलिए explanation इसका देखते हैं। Haber's process of फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इस रिएक्शन से हम इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में कैसे अमोनिया गैस बनाया जाता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन करते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैं बैलेंस लिख दे रहा हूँ, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। रिएक्शन बैलेंस कर दिया गया है। इसमें आयरन कैटलिस्ट है, मॉलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर है। टेम्परेचर जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो होता है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। इस कंडीशन में अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 है, ठीक, और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3, यानी अमोनिया NH3 है, नॉट 2NH3। 2 लगाने का मतलब हो गया कि 2 मोल्स अमोनिया यहाँ पर है, यहाँ 3 मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज वन ऑफ द फेमस रिएक्शन which is known as Haber's process of synthesis of ammonia। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आगे नंबर रिप्रेजेंट किया गया है ये क्या होता है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी हम लोग आगे ये नंबर दिखता है हम लोग को, ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हालांकि अभी मोल्स के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है, आपके जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आपको मोल्स का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। 9th-10th में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर गैलुसैक्स लॉ की हम लोग बात करेंगे पहले। गैलुसैक्स लॉ में ये बताया गया कि जब भी गैस का फॉर्मेशन होता है या गैस आपस में कंबाइन करते हैं तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो नंबर दिख रहा है जिसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, उसी रेशियो में उनके वॉल्यूम्स आपस में कंबाइन करते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, रेशियो ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 1 वॉल्यूम, यहां कितना हो जाएगा 3 वॉल्यूम और यहां कितना हो जाएगा 2 वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझना है इसमें ये है
कि इसको मैथमेटिक्स की तरह नहीं सोचना है कि रिएक्टेंट साइड में 1 वॉल्यूम प्लस 3 वॉल्यूम करके हम लोग टोटल 4 वॉल्यूम कर लें तो उतना ही अमोनिया बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इस रेशियो में एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी 1:3 रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे और पूरा रिएक्शन को अगर हम बताएं तो 1:3:2 इस रेशियो में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब केस 1, अगर हम सपोज करें कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा और अमोनिया कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखिए इसी रेशियो में हम लोग को चलना है। तो यहाँ 1 लीटर है 1 वॉल्यूम की जगह, तो 3 वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 3 लीटर, यानी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 3 लीटर एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो इसी रेशियो से हम बता सकते हैं, यहाँ 1 वॉल्यूम है तो यहाँ कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ 1 लीटर है तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम 2 लीटर, यानी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड विल बी 2 लीटर। ठीक है, अच्छा केस 2 देखिए और समझिए इसको। मान लीजिए कहा गया कि एक रिएक्शन में 20 लीटर्स, या 20 लेंगे तो आसान होगा आपके लिए, मैं कह देता हूं कि एक रिएक्शन में 5 लीटर्स अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहां पर अब मैं इसको लिख दे रहा हूं कि अमोनिया का फॉर्मेशन 5 लीटर हुआ, तो कितना हाइड्रोजन यूज किया गया था, कितना नाइट्रोजन यूज किया गया था। ठीक है, तब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम, यहाँ कितना है 3 वॉल्यूम, यहाँ कितना है 1 वॉल्यूम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2x है, ये 3x है और ये x है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आपको पता है, 2x की वैल्यू पता है, तो आप कर दीजिए, तुरंत हो जाएगा। 2x = 5 लीटर, x = 2.5 लीटर। अब फटाफट आप वैल्यू बता देंगे कि 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3x = हो जाएगा 3 × 2.5 यानी 7.5 लीटर, और x की वैल्यू कितनी आई है वो तो आप लिख दीजिए 2.5 लीटर। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग को रिएक्शन में 5 लीटर अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन कितना चाहिए 2.5 लीटर और हाइड्रोजन कितना चाहिए 7.5 लीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है गैस के कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, और इससे बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह का कोई भी रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का फॉर्म होगा या कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एक और रिएक्शन मैं लिख दूं, जैसे ये लिख देता हूं मैं H2 + Cl2 gives 2HCl। यहाँ देखिए रेशियो क्या है 1:1:2, क्योंकि ये 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है, तो रेशियो हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक रिएक्शन में लिख दूँ 2SO2 + O2 gives 2SO3, तो रेशियो क्या हो गया 2:1:2। अब आपसे कोई कहे कि 5 लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए तो कितना ये चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो आप सीधे यहाँ लिखिए 5 लीटर और ये वैल्यू क्या हो गया 2x, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका 2x। अब आप आसानी से 2x की वैल्यू 5 लीटर है तो ये भी हो जाएगा 5 लीटर और ये हो जाएगा 2.5 लीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन जब लिखा जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद गैलुसैक्स लॉ से हम लोग ये बता सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस विच कंबाइन विथ द वॉल्यूम ऑफ अनदर गैस that can be predicted with the help of Gay-Lussac's law, and we can also predict the amount of, or we can say the volume of product if the product is gas। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग Gay-Lussac's law के मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा Gay-Lussac's law हो गया। ठीक है ना, ओके। Avogadro's law, this is very important law, Avogadro's law, because Avogadro was the first person who clearly distinguished between atom and molecule. He was the first person to clarify the concept of atom and molecule. ये सारी चीज़ों को किसी ने डिस्कस नहीं किया था, अवोगैड्रो ने जब ये लॉ दिया उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ
all gases contain equal number of molecules provided all gases are at the same temperature and pressure. ठीक है, यानी अगर हम लोग 3 अलग अलग क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका ये। इफ यू सपोज दैट वी हैव 3 कंटेनर्स A, B and C. Here we have N2 gas, here we have H2 gas and here we have carbon dioxide. ठीक है, इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसके मॉलिक्यूल में भी 2 एटम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 3 एटम है। ठीक है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि सबका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कंडीशन है कि जितने भी गैस हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर तीनों जो कंटेनर है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V है, मतलब यहाँ भी वॉल्यूम V है, यहाँ भी वॉल्यूम V है, यहाँ भी वॉल्यूम V है, तो इससे मतलब नहीं है कि इस कंटेनर में कौन सा गैस है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यही ये स्टेटमेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट मीन्स इट डज नॉट मैटर which gas is present in the container. If the temperature and pressure are same and the volume of gases are also same, then all gases will contain equal number of molecules. This is the basic concept provided in Avogadro's law. यहाँ पर जैसे 3 डिफरेंट गैस को सेलेक्ट किया गया N2, H2 और CO2, जिनका वॉल्यूम सेम है V, V और V, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस कंडीशन में, हर कंडीशन में नहीं, सिर्फ इस कंडीशन में जबकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और सभी गैस का वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम जितना रहेगा उसी पर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कौन सा गैस है इससे कोई लेना देना नहीं है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए क्या है कि एक अवोगाड्रो कांस्टेंट डिफाइन किया था अवोगाड्रो ने, Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो ने बताया था वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल एंड देन डिक्रीज। ओके, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, जनरली डायरेक्ट ही पूछा जाता है। आगे जब स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग जब डिस्कस करेंगे, जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि ये एवोगाड्रोस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गैस लॉज को समझने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जिसका डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो वहाँ कोरिलेशन इस्टेब्लिश करने में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है ना, अच्छा, ओके।